का हम रुख करने वाले हैं दिल्ली से बड़ी खबर। लगातार इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश की 12 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह को टिकट दिया गया है। रतलाम से कांतिलाल भूरिया, देखिए तमाम जो बड़े नाम है, दिग्गज नाम है, वो उतारे हैं। कांग्रेस ने राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, रतलाम से कांतिलाल भूरिया, इंदौर से अक्षय कांति बम को प्रत्याशी बनाया है। लगातार नाम उनका चल रहा था। इंदौर से हम लगातार उस लिस्ट दिखा रहे थे आपको संभावित उम्मीदवारों की, उनमें नाम था अक्षय कांति बम का। इंदौर से बालाघाट से सम्राट सारस्वत को टिकट दिया गया है। सागर से गुड्डू उनको टिकट मिला है। इसके अलावा अगर बात करें गुड्डू राजा बुंदेला, जिनको सागर से उम्मीदवार बनाया गया है, और नर्मदापुरम से संजय शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। संजय शर्मा नर्मदापुरम से चुनाव लड़ेंगे। भोपाल से अरुण श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है। तो अरुण श्रीवास्तव का नाम हमने लगातार दिखाया था। अरुण श्रीवास्तव को भोपाल से टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें शहडोल से फुंदेलाल मार्को को टिकट दिया गया है। जबलपुर से दिनेश यादव कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। जबलपुर से। इसके अलावा अगर बात करें तो उज्जैन से महेश परमार, इंदौर से अक्षय कांति बम को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है चौथी लिस्ट में। राजगढ़ से दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, मंदसौर से दिलीप सिंह गुर्जर, रीवा से नीलम अभय मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने मंदसौर से दिलीप सिंह गुर्जर को प्रत्याशी बनाया है। तो अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। मध्य प्रदेश की 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। तो देखिए तमाम बड़े नाम, कांग्रेस की चौथी लिस्ट, दिग्विजय सिंह राजगढ़ से, संजय शर्मा नर्मदापुरम से और फुंदेलाल मार्को शहडोल से कांग्रेस के टिकट पर ताल ठोकेंगे। तो ये तमाम ये बड़े नाम हैं और हमने लिस्ट में आपको बताया था संभावित प्रत्याशियों के। बंसल न्यूज ने इन तमाम प्रत्याशियों के बारे में आपको बताया था। तो कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी हो गई है और चौथी लिस्ट में 12 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांतिलाल भूरिया को रतलाम से उम्मीदवार बनाया गया। देखिए दिनेश यादव जबलपुर से, अरुण श्रीवास्तव भोपाल से उम्मीदवार होंगे। तो अक्षय कांति बम इंदौर से युवा चेहरा, कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के दिग्गज बड़े नेता, रतलाम से गुड्डू राज को सागर से, सम्राट को बालाघाट से टिकट दिया गया है। सम्राट सारस्वत को बालाघाट से टिकट दिया गया है। तो दिनेश यादव जबलपुर से चुनाव लड़ेंगे, अरुण श्रीवास्तव भोपाल से और अक्षय कांति बम इंदौर से चुनाव लड़ेंगे। तो 12 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है कांग्रेस ने। ये चौथी लिस्ट में 12 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। इसके पहले 10 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस पहले ही कर चुकी है। तो 22 सीटों पर अब तक का जो है घोषणा कांग्रेस कर चुकी है। 29 सीटें हैं। तो 7 सीटों पर अभी भी उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है। कांतिलाल भूरिया रतलाम से, गुड्डू राज सागर से, सम्राट सरस्वार बालाघाट से उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस के इस चौथी लिस्ट में 12 नामों की घोषणा कर दी गई है। तो कांग्रेस ने अपने 12 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए। आज तो भोपाल से अरुण श्रीवास्तव को टिकट दिया गया। जबलपुर से दिनेश यादव, शहडोल से फुंदेलाल मार्को, लगातार नाम चला रहे थे हम। उज्जैन से महेश परमार, जिनके बारे में आपको बताया था। मंदसौर से दिलीप सिंह गुर्जर को चुनावी मैदान में उतारा है। तो रीवा से नीलम अभय मिश्रा को टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस की ये चौथी लिस्ट जारी हो चुकी है। हालांकि अभी भी कुछ नाम बाकी हैं, होल्ड पर रखे गए हैं, जिन पर पेंच अभी भी फंसा है। गुना की सीट पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। लेकिन आपको बता दें 12 सीटों पर जिन पर लगभग सहमति बन चुकी थी, उन पर फाइनल कर दिया गया है। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह बड़ा नाम, जो कि पहले ही इस बात की घोषणा कर चुके थे मन से।
और रतलाम से दलजीत सिंह मान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दलजीत, क्या कुछ कहा जाएगा, क्योंकि बड़े नेता है, दिग्गज नेता है कांतिलाल भूरिया, हम लगातार कह रहे हैं कि अगर बड़े नेता यहां से लड़ेंगे तो कांग्रेस मजबूत टक्कर दे पाएगी, उनका नाम सामने आया रतलाम से। जी हाँ, जैसा कि अभी वर्तमान की अगर स्थिति की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है, हर समय की परंपरागत सीट अगर कांग्रेस की देखी जाती थी, जो रतलाम झाबुआ सीट है, पर पिछले कुछ समय से यहाँ पर बीजेपी अपनी जीत दर्ज करती आ रही है। अगर देखा जाए, अगर झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम के अगर वोट बैंकों की बात करें तो रतलाम ग्रामीण और रतलाम शहर से हमेशा बीजेपी को लीड मिलती थी। पिछली बार के चुनाव में 90,000 की लीड से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। इस बार जो कह सकते हैं, जैसे कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो इसमें एक जो विपक्षी दल के रूप में या एक निर्दलीय के रूप में अपनी जीत दर्ज की है सेलाना से, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सेलाना से नुकसान भुगतना पड़ सकता है। पर इस बार जो आकलन लगाया जा रहा है, वोट बैंकों की राजनीति अगर की जाए तो भारतीय जनता पार्टी लीड करेगी और 1 लाख से ऊपर की जीत दर्ज करने की अनुमान लगाया जा रहा है। आने वाला समय दिखाएगा, क्योंकि कांतिलाल भूरिया कहीं ना कहीं एक रूप से सेंटर गवर्नमेंट के अंदर मंत्री पद पे रहे हैं, उन्होंने सेंटर के अंदर वर्किंग करा है। पर इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला को उतारा है, तो वो कड़ी चुनौती कांग्रेस को देती नजर आ रही है। जी, यानी कि कड़ी चुनौती कांग्रेस को, लेकिन ये बड़े दिग्गज नेता हैं, तो ये सोच के ही जो है प्रत्याशी इनको बनाया होगा, या फिर कुछ और पेंच चूंकि फंसा हुआ था काफी लंबे समय से और घोषणा नहीं कर पा रही थी कांग्रेस, इसके पीछे कोई वजह थी? देखिए, अगर परंपरागत सीट रही है, कांतिलाल भूरिया एक दिग्गज नेता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, पर अगर हम दूसरी पहलू की ओर जाएं तो कांतिलाल भूरिया हारे भी हैं। शायद गुमान सिंह डामोर से भी हारे हैं, उससे पहले दिलीप सिंह भूरिया से भी हारे हैं। और अगर इस क्षेत्र की बात करें तो कई सौगातें केंद्र की योजनाओं से आदिवासी समाज के लिए मिली हैं, और इसका कहीं ना कहीं फायदा जो है बीजेपी को नजर आ रहा है। अगर 8 लेंथ की बात करी जाए तो वो झाबुआ से होके गुजर रहा है, और जिसका सबसे ज्यादा फायदा आदिवासियों को मिलेगा, क्योंकि अगर छोटी छोटी अगर चीजें करें, उनके उत्पादनों की बात करें, तो कहीं ना कहीं दिल्ली मुंबई में पहुंचाने के लिए उनको एक शॉर्ट रास्ता मिला है, जो 6 घंटे के अंदर दिल्ली और 6 घंटे के अंदर ही मुंबई वो अपने उत्पादनों को पहुंचा सकेंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो क्षेत्र है वो अगर कृषि प्रधान के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फलों की खेती इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होती है। अपने उत्पादनों को ये लोग बढ़ा रहे हैं, तो कृषि प्रधान क्षेत्र भी है ये। चलिए दिलजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो रतलाम से दिलजीत सिंह बता रहे थे कि कांग्रेस ने यहाँ पर एक मजबूत प्रत्याशी देने की कोशिश की, हालांकि बीजेपी की तरफ से यहाँ पर मजबूत उम्मीदवार है, तो ऐसे में जो है यहाँ पर जो टक्कर जो है दमदार टक्कर होगी। और आपको लगातार बता रहे हैं, देखिए 12 नाम घोषित कर दिए, जिनमें भोपाल से अरुण श्रीवास्तव, तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। बालाघाट से ये तस्वीरें आ रही हैं, जश्न की तस्वीरें हैं, बालाघाट से तस्वीरें आप देख सकते हैं। बालाघाट से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जश्न की तस्वीरें। जैसी नामों की घोषणा हुई उसके बाद देखिए सम्राट शाश्वत, उनको टिकट मिला है, और जश्न की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। तो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और सम्राट शाश्वत को मानने वाले, जानने वाले, वो तमाम लोग बेहद खुश हैं, और इस वक्त पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाई एक दूसरे को खिलाई जा रही है, क्योंकि उन्हें टिकट मिला है। और मनीष तिवारी इस वक्त हमारे साथ सागर से जुड़ गए, हमारे सहयोगी। मनीष, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि देखिए यहां से गुड्डू राज को टिकट मिला है, कितनी मजबूत टक्कर होगी आप बीजेपी से? साधु जैसे समीकरण बता रहे थे, हमने भी बंसल न्यूज पे जो हमने अनुमान लगाया था, हमारे सूत्रों ने बताया था कि गुड्डू राजा बुंदेला जो है उनका टिकट लगभग फाइनल है, और बंसल न्यूज की खबर पे मुहर भी लगी। और गुड्डू राजा बुंदेला, क्योंकि कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं थे, और गुड्डू राजा बुंदेला जो है वो ललितपुर से आते हैं, यूपी से आते हैं, और उनको खुरई जो विधानसभा है, भूपेंद्र सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ाने के कयास चल रहे थे विधानसभा में, लेकिन उस वक्त उनका टिकट नहीं हुआ। और अभी जो लोकसभा के लिए उनकी लगातार जो नाम की चर्चा
चर्चा शुरू से चल रही थी और फाइनली गुड्डू राजा बुंदेला को मिला। ललित, मैं आपको बता दूं, गुड्डू राजा बुंदेला जो है आर्थिक रूप से भी सक्षम है, राजनीतिक उनका पारिवारिक बैकग्राउंड जो है वो भी राजनीतिक है, तो कुल मिला के उनका जो बेल्ट है बुंदेलखंड जो है उसमें अच्छी पकड़ है। तो इन सारी चीजों को लेकर देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये फैसला लिया है कि हर तरफ से वो सक्षम है कि बीजेपी को एक अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं। ललित, तो एक अच्छी खासी टक्कर जो यहां पर दे सकते हैं, लेकिन तमाम जो कयास से बंसल न्यूज लगातार नाम चला रहा था संभावित उम्मीदवार, वो तमाम संभावित उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग गई है और ये जो सूची है चौथी लिस्ट है। अभी भी कुछ नाम होल्ड पर है। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 12 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, मध्य प्रदेश के 12 सीटों पर, और छत्तीसगढ़ से भी एक सीट पर उम्मीदवार की घोषणा की है, और सागर से गुड्डू राजा बुंदेला, जिनका नाम हमने लगातार दिखाया था आपको, उनको प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने। तो लगातार इंतजार किया जा रहा था इस लिस्ट का, क्योंकि तमाम जो है कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन पेंच फंस रहा था। बड़े जो दिग्गज नेता, उनको कांग्रेस लड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में ये भी खबर आई कि लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, लेकिन किसी कारणवश लिस्ट जो है वो सामने नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब ये लिस्ट सामने आ चुकी है, चौथी लिस्ट, जिसमें 12 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की भी एक सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया। अभी भी 4 सीटें यहां पर होल्ड पर हैं, 5 सीटों पर घोषणा होनी बाकी थी, एक सीट पर घोषणा कर दी गई। और बस्तर से, जी हां, बस्तर से कवासी लखमा को प्रत्याशी बना दिया गया है। कवासी लखमा, जो कि अपने बेटे के लिए यहां पर टिकट की मांग कर रहे थे, हरीश लखमा के लिए, और साथ ही साथ यहां से दीपक बैज बहुत मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे थे, क्योंकि वो पिछली बार के सांसद हैं, उनको रिपीट किया जा सकता था, ऐसी उम्मीदें थी। प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, लेकिन कांग्रेस ने दीपक बैज का टिकट काट दिया है। दीपक बैज का टिकट काट के बस्तर से कवासी लखमा, पूर्व मंत्री कवासी लखमा को प्रत्याशी बनाया है। बहुत मजबूत प्रत्याशी यहां से कवासी लखमा, जिनको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। और इस वक्त हमारे साथ रजत वाजपेयी, हमारे सहयोगी, जुड़ गए। रजत, सबको मात देते हुए, यानी कि दीपक बैज यहां से उम्मीदवार हो सकते थे, कवासी लखमा अपने बेटे के लिए लॉबिंग कर रहे थे, लेकिन इसके बाद अचानक से अचरज भरा ये फैसला और कवासी लखमा को यहां से उम्मीदवार बना दिया है। जी बिल्कुल ललित जी, शाम को इस बात को लेकर बंसल न्यूज ने यह अंदेशा जाहिर किया था कि दीपक बैज ने बहुत ही चतुराई के साथ एक बयान देते हुए गेंद जो है वो लखमा परिवार के खेमे में ढकेल दी है। दरअसल कांग्रेस को लेकर यहाँ जो टिकट वितरण में देरी हुई है, उससे कार्यकर्ताओं और नेताओं दोनों में ही काफी हद तक मायूसी थी। भाजपा जो है वो प्रचार और दूसरे माध्यमों में काफी आगे निकल चुकी थी, लिहाजा इस बात को लेकर एक टेंशन जैसी स्थिति थी कांग्रेस के बड़े नेताओं में कि जो चुनाव लड़ेगा उसे यह नुकसान तो झेलना पड़ेगा कि टिकट वितरण हो जाने के लंबे समय के बाद कांग्रेस का कैंडिडेट जो है वो डिक्लेयर किया गया है। लखमा परिवार ने निश्चित तौर पर इस बात को लेकर मांग रखी थी कि उन्हें या फिर उनके पुत्र हरीश को जो है वो टिकट दिया जाए। 2009 का भी इलेक्शन आपको याद होगा ललित जी, जब लखमा जो है वो बस्तर से प्रत्याशी बनाए गए थे कांग्रेस की तरफ से, तब उनका सामना दिनेश कश्यप जी से हुआ था और इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हरीश की तुलना में निश्चित तौर पर कवासी लखमा जो है वो बड़ा नाम और बड़ा चेहरा है, लिहाजा और इसके अलावा 5 साल उन्होंने राज्य में मंत्री का पद संभाला है, तो काफी हद तक जो है वो नोन चेहरा है बस्तर के लोगों के लिए। और ऐसे में कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है। पीसीसी के अध्यक्ष और सिटिंग जो सांसद हैं दीपक बैज, उन्हें किनारे करते हुए यदि इनके नाम पर सहमति बनी है तो निश्चित तौर पर यह बड़ा फैसला है और आने वाले समय जो इलेक्शन है उसमें ये लड़ाई जो है वो भाजपा के लिए भी आसान नहीं रहने वाली है यदि कवासी लखमा प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस के चुनाव मैदान में होंगे। ललित जी, तो चुनाव मैदान में कवासी लखमा तो होने वाले, निश्चित तौर पर कांग्रेस ने बड़ा मजबूत प्रत्याशी यहाँ पे रजत उतारा है और हम ये देख भी पा रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि एक भी विधानसभा चुनाव नहीं हारे, 6 विधानसभा ये लगातार जीते हैं। क्या दीपक बैज का टिकट शायद इसीलिए काटा गया क्योंकि विधानसभा में उनको सफलता नहीं मिल पाई? बिल्कुल, परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो लखमा ने हर बार कोंटा सीट जो है विपरीत परिस्थितियों में निकालकर कांग्रेस को दी है। अपराजय योद्धा माने जाते हैं कांग्रेस के लिए और लगातार 6 बार से वो उनकी जीत जो है वो हो रही थी। उन स्थितियों में जब भाजपा का
बोलबाला चलता था राज्य में, जो विधानसभा के चुनाव होते थे उसमें भाजपा के कैंडिडेट जो है एक तरफा जीत कर आते थे, मुद्दे गौण हो जाते थे। इसके बावजूद लखमा की सीट जो है वो छीनने में भाजपा जो है वो असफल रही थी, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। कयास यह लगाए जा रहे थे कि काफी फ्रेश कैंडिडेट बीजेपी ने डिक्लेयर किया है कोंटा विधानसभा से, लेकिन उसके बावजूद जोड़ तोड़ की राजनीति में सफल और माहिर लखमा जो है एक बार फिर से 1900 वोटों से ही सही लेकिन चुनाव जीतने में सफल हुए थे। संभव है यह भी एक बड़ी वजह बनी होगी, संगठन स्तर पर जब मंथन हुआ होगा तो यह तय किया गया होगा कि इस बार कवासी लखमा को मौका दिया जाना चाहिए। और महेश कश्यप बीजेपी के उम्मीदवार यहां से, उनके सामने कवासी लखमा, किस तरह का समीकरण आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, काफी जो है समीकरण अलग तरह का नजर आएगा। महेश कश्यप न केवल हिंदुत्ववादी जो संगठन है उससे जुड़े हैं, और इसके अलावा बात की जाए तो भत्रा कम्युनिटी से आते हैं, और बस्तर का जो मध्य बस्तर का इलाका है वो भत्रा कम्युनिटी के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर दक्षिण बस्तर की बात की जाए तो बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, ये वो इलाके हैं जहां दोरला और गोंड जनजाति के लोग काफी संख्या में रहते हैं। ऐसे में कवासी लखमा के लिए वो एरिया जो है फेवरेबल माना जा सकता है, और मध्य बस्तर का जो इलाका है वो महेश कश्यप के लिए फेवरेबल माना जा सकता है। ऐसे ही ये समीकरण बन रहे हैं जिसको लेकर ये अंदेशा बनता है कि आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है वो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए बहुत आसान नहीं रहने वाला है। रजत, कवासी लखमा अपने बेटे के लिए यहाँ पर टिकट मांग रहे थे, तो क्या ये कारण हो सकता है क्योंकि दीपक बैज शायद उनके बेटे पर नहीं मानते, वो उनके बड़े कद के नेता हैं, कवासी लखमा शायद इसलिए मान गए, इसलिए कवासी लखमा को आगे किया होगा? जी बिल्कुल, ये भी संभावना बनती है, क्योंकि हरीश लखमा जो है वो जूनियर हैं और जिला पंचायत स्तर की राजनीति करते आए हैं अभी तक, तो इस बात को लेकर के आपसी जो है तालमेल नहीं बैठने की वजह से ये नाम जो है आगे किया गया होगा। आपको बयान भी याद होगा, उन्होंने कहा था कि मेरे पिता तुल्य हैं, और कवासी लखमा ने एक दिन पहले जो बयान दिया था उन्होंने कहा था कि दीपक मेरे बेटे जैसा है। लिहाजा इस बात को लेकर सहमति बनाने की जो प्रक्रिया चली होगी पार्टी में उच्च स्तर पर, ये जो है रणनीतिक दबाव बनाने की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो कवासी लखमा का नाम आगे किया गया होगा और उस पर सहमति बनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रजत इस पूरी जानकारी के लिए। तो तमाम समीकरण कांग्रेस ने साधने की कोशिश की है, महेश कश्यप के सामने एक बड़ा मजबूत चेहरा सामने रहना था, इसलिए कवासी लखमा जो 6 बार चुनाव जीते, एक भी चुनाव नहीं हारे, तो मजबूत और कद्दावर जो है नेता हैं। कवासी लखमा पूर्व मंत्री भी रहे हैं और इसीलिए कवासी लखमा पर दाव लगाया है कांग्रेस ने। तो वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो 12 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। मध्य प्रदेश से राजगढ़ से दिग्विजय सिंह बड़े नेता, रतलाम से कांतिलाल भूरिया, उनको टिकट दिया गया है। इंदौर से अक्षय कांति बम, हम लगातार जो है आपको वो नाम संभावित बताते रहे, उस पर मुहर लगती हुई दिखाई दी है। और आपको बता दें कि रीवा से जो उम्मीदवार बनाए गए तो नीलम अभय मिश्रा रीवा से उम्मीदवार बनाई गई हैं। तो आपको बता दें कि रीवा से हमारे सहयोगी अंकित जुड़ गए हमारे साथ। अंकित, किस तरह का समीकरण देख रहे हैं? मजबूत प्रत्याशी है बीजेपी के सामने? जी निश्चित रूप से ललित जी को बता देना चाहता हूं कि यहाँ से रीवा सीट से जो है तो नीलम मिश्रा का जो है टिकट फाइनल किया गया है। हालांकि जैसे भाजपा से देखा जाए तो जनार्दन मिश्रा का जो टिकट है वो काफी पहले फाइनल कर दिया गया था, और ये कहीं न कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कांग्रेस की ये कमजोरी साबित हो सकती है कि इतना लेट टिकट की जो घोषणा करना है वो कहीं न कहीं नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि कांग्रेस के कम से कम 400 से 500 कार्यकर्ता जो हैं उन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए, और इसकी पुष्टि जो है डिप्टी सीएम ने खुद करी हुई है। हालांकि ये बात बिल्कुल साफ है कि जो रीवा है वो ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, और कहीं न कहीं बीजेपी को राजेंद्र शुक्ला जी जो कि डिप्टी सीएम है उसका फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। बिल्कुल, तो ब्राह्मण बहुल होने की वजह से इनको टिकट दिया गया है। और आपको क्या लगता है, कांग्रेस जो पहले मान के चल रही थी उस हिसाब से अगर दोनों को देखा जाए, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, तो ये टक्कर कैसी दिखाई दे रही है? जी निश्चित रूप से जो जानकार हैं, जो सलाहकार हैं, राजनीतिक सलाहकार, उनका ऐसा कहना है कि जो राजेंद्र शुक्ला जी हैं उनके डिप्टी सीएम होने का फायदा पूरी तरह से भाजपा को और जनार्दन मिश्रा जी को मिलने वाला है। यहाँ पर जो नीलम मिश्रा जी हैं वो अभय मिश्रा जो सिमरिया से विधायक हैं उनकी पत्नी है। अगर हम विधानसभा की बात करें तो 8 सीटों में जहाँ पर 7 सीटें भाजपा को मिली, वहीं पर 1 सीट अभय मिश्रा जी जो है उन्होंने अपने नाम करी हुई।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और बालाघाट आपको लिए चलते हैं। सम्राट सारस्वत को यहां से टिकट दिया गया है और यहां पर जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। बालाघाट में जो है सम्राट को टिकट दिया गया है और इसको देखते हुए यहां पर जश्न का माहौल है। सम्राट सारस्वत को यहां पर टिकट दिया गया है। तो निशांत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, हमारे सहयोगी। निशांत, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? जी बिल्कुल, यकीनन एक नया चेहरा यहाँ पर कांग्रेस ने दिया है, क्योंकि बीजेपी ने भी यहाँ पर भारती पारसी को अपना उम्मीदवार बनाया है। भारती पारसी जो कि उनका पुराना कैडर है, उन्हें उम्मीदवार बनाया था। उसके बाद अब कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से एक नया चेहरा दिया है। हालांकि सम्राट सरस्वार जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके फादर अशोक सिंह सरस्वार भी एमएलए रहे हैं। तो अब एक ऐसे चेहरे को कांग्रेस ने यहाँ पर लाया है जिसकी कल्पना नहीं की गई थी। शुरू से ही ये माना जा रहा था कि हिना काबरे उम्मीदवार हो सकती हैं, लेकिन अंतिम मौके पर मध्य प्रदेश के दिग्गज कांग्रेस नेताओं ने सम्राट सरस्वार के पक्ष में जोर लगाया और अंततः सम्राट सरस्वार ही उम्मीदवार बने। जैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इस वक्त जश्न का माहौल है और कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी खुश हैं, क्योंकि सम्राट जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जिले भर में उनकी पैठ है, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके जिला पंचायत सदस्य हैं। तो सभी इस वक्त जश्न मना रहे हैं और क्योंकि बहुत कम वक्त अब बाकी है, पहले राउंड में यहाँ पर वोटिंग होनी है 19 अप्रैल को, तो सभी इस उम्मीद में है कि एक बेहतर रणनीति के साथ मैदान में जाए। हालांकि सब कुछ बहुत अभी भी टफ है, क्योंकि सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है, लेकिन फिर मैं आशा के साथ सभी लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तमाम नाम जो हम गिना रहे हैं निशांत, वो तमाम नाम वो सीटें हैं जिन पर कांग्रेस अपनी घोषणा नहीं कर पा रही। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने कुछ न कुछ सोचा होगा और नामों को चेंज किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निशांत इस पूरी जानकारी के लिए। और उज्जैन से हमारे साथ जुड़ गए और संदीप वत्स इस वक्त उज्जैन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी संदीप जी, जैसे कि हम लगातार चला रहे थे, उसी उम्मीदवार को जो है कांग्रेस ने यहां से उम्मीदवार बनाया है, फाइनल किया है। महेश परमार को टिकट दिया गया है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की टक्कर होगी है? तो देखिए, महेश परमार हम लगातार संभावित उम्मीदवार चला रहे थे, वही उम्मीदवारों को जो है कांग्रेस ने टिकट दिया है, मुहर लगी है। और देखिए, दिनेश यादव जबलपुर से, अरुण श्रीवास्तव भोपाल से, अक्षय कांति बम इंदौर से, कांतिलाल भूरिया बड़ा नाम रतलाम से, गुड्डू राजा बुंदेला को सागर से उम्मीदवार बनाया है। सम्राट सरस्वार, जिनकी जश्न की तस्वीरें आपको दिखाई, बालाघाट से उन्हें उम्मीदवार बनाया। रीवा से नीलम अभय मिश्रा, ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है रीवा से, उनको टिकट दिया गया है। दिग्विजय सिंह बड़ा नाम राजगढ़ से, संजय शर्मा को होशंगाबाद से खड़ा किया है। फुंदेलाल मार्को को शहडोल से टिकट दिया गया है। तो 12 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है, लेकिन अभी भी कई सीटें होल्ड पर हैं। और उज्जैन से संदीप वत्स इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संदीप जी, महेश परमार को यहां से टिकट दिया गया, हम लगातार उनका नाम चला रहे थे, एक बार फिर मोहर लग गई है बंसल न्यूज की। जी बिल्कुल बंसल न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। उज्जैन से शुरू से ही ये था कि एकमात्र गंभीर नाम जिसे कह सकते हैं महेश परमार का था, क्योंकि महेश परमार अभी वर्तमान में उज्जैन जिले की तराना सीट से न केवल दूसरी बार विधायक हैं, बल्कि अपना दमखम रखते हैं और पूरे क्षेत्र में, उज्जैन पूरे जिले में उनका एक वर्चस्व है। वो उज्जैन महापौर का भी जो चुनाव था वो लड़े थे और बहुत ही संक्षिप्त मार्जिन से वो चुनाव हारे थे। तो इसलिए निश्चित तौर पर कांग्रेस ने एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट दिया, ये हम कह सकते हैं, और एक बहुत ही कश्मकश मुकाबला अब हमें यह देखने को मिलेगा। मैं आपको ये भी बताऊं कि जो बीजेपी के कैंडिडेट अनिल फिरोजिया, वो अनिल फिरोजिया को तराना विधानसभा में महेश परमार एक बार हरा चुके हैं 2018 में। तो कहीं ना कहीं उसका भी मनोवैज्ञानिक फायदा और एक उत्साह महेश परमार को मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन जो पिछली बार अनिल फिरोजिया ने यहां से 3 लाख से भी ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी, तो ऐसे में कितना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि महेश परमार को यहां से उतार कर एक संकेत देने की कोशिश की कांग्रेस ने, चूंकि पहले एक बार हरा चुके हैं, इसलिए शायद मजबूती के साथ यहां पर जो है वो दे पाएंगे। कितनी बड़ी टक्कर देखते हैं आप? जी बिल्कुल ललित जी, ये इस चीज की उम्मीद की जा सकती है कि बहुत ही एक रोचक मुकाबला रहेगा। ये बात सही है कि गत चुनाव में 3,70,000 वोटों के अंतर से अनिल फिरोजिया जीते थे। निश्चित तौर पे लोकसभा का चुनाव एक बड़ा चुनाव है और उज्जैन शुरू से एक
बीजेपी डोमिनेटेड एरिया रहा है, लेकिन जिस हिसाब से महेश परमार का भी अपना वर्चस्व है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत ही अच्छी चुनौती की उम्मीद की जा सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो उज्जैन से महेश परमार को टिकट मिला है। एक बार पहले वो हरा चुके हैं अनिल फिरोजिया, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार है उनको, लेकिन देखिए वो विधानसभा की बात थी और अब यहाँ पर बात जो है लोकसभा की। अनिल फिरोजिया पिछली बार के सांसद हैं और उनको फिर रिपीट किया गया है। महेश परमार अब उनके सामने उज्जैन से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में टक्कर देंगे और कांग्रेस की चौथी लिस्ट बड़े नाम तो देखिए राजगढ़ से लगातार आपको दिखा रहे थे, राजगढ़ से बड़ा नाम दिग्विजय सिंह के रूप में कांग्रेस ने सामने रखा है। दिग्विजय सिंह वो बड़े कद्दावर नेता हैं जो कि ये साफ तौर पर कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने लड़ सकता हूं, शिवराज सिंह चौहान के सामने लड़ सकता हूं, लेकिन पार्टी अगर मुझे राजगढ़ से टिकट दे रही है तो मैं राजगढ़ से चुनाव लड़ूंगा और वहां से जीतूंगा। ये तमाम जो है सुर्खियों में भी बने रहते हैं। दिग्विजय सिंह बड़े नेता कांग्रेस के और सीनियर लीडर्स कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े, ये लगातार आला कमान सोच रहा था और इसीलिए शायद इन तमाम सीटों पर पेंच फंसा हुआ था। तो राजगढ़ से रोडमल नागर वर्सेस दिग्विजय सिंह, बड़ी टक्कर, कड़ी टक्कर। बीजेपी जो है लगातार सीटें जीतती आ रही है। 28 सीटें पिछली बार अपने नाम की थी, लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह बड़े नाम और वो टक्कर देते हुए दिखाई देंगे। इंदौर से देखिए शंकर लालवानी के खिलाफ अक्षय कांति बम, शंकर लालवानी जिनको रिपीट किया गया है, उनके खिलाफ अक्षय कांति बम नया चेहरा सामने रखा है। और देखिए राजगढ़ से रोडमल नागर बीजेपी के, उनके सामने दिग्विजय सिंह बड़ा चेहरा, अनीता नागर सिंह चौहान के सामने कांतिलाल भूरिया रतलाम से कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई देंगे। तो तमाम जो बड़े चेहरे वो सामने आ गए हैं। और शहडोल से इस वक्त हमारे सहयोगी अजय नामदेव जुड़ गए हैं। अजय, फुंदेलाल मार्को पर कांग्रेस ने दांव लगाया। हमने फुंदेलाल मार्को का नाम पहले ही बता दिया था संभावित प्रत्याशियों के लिस्ट में, बंसल न्यूज के नाम पर मोहर लग गई। निश्चित तौर पर बंसल न्यूज के नाम पर मोहर लग गई। हमने पहले ही इनका नाम की लोगों को, अपने जो दर्शक उनको जानकारी दी थी और आज जो है शहडोल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में, उम्मीदवार के रूप में फुंदेलाल सिंह का नाम सामने आया है। और मैं आपको बता दूं कि जो फुंदेलाल है वो वर्तमान में विधायक है, पुष्पराजगढ़ विधायक है कांग्रेस के, और इन्होंने अभी नामांकन भी भर दिया था। हालांकि इनका जो नाम की अधिकृत घोषणा होने के बाद जो है अधिकृत घोषणा हो गई है। जी, किस तरह की टक्कर देखते हैं आप? कितने मजबूत प्रत्याशी हैं फुंदेलाल मार्को? उनके बारे में कहा जाता है कि ये आदिवासियों में अच्छी पैठ रखते हैं। फुंदेलाल की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि शहडोल और अनूपपुर की विधानसभा को लेकर के बात करें तो इकलौते फुंदेलाल सिंह कांग्रेस के विधायक हैं। और इनकी अगर पैठ की बात करें तो आदिवासी अच्छा बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, और इनका पुष्पराजगढ़ में ही इनको सीधा टक्कर, हिमाद्री सिंह को सीधा टक्कर देने वाले फुंदेलाल सिंह जी हैं। और फुंदेलाल जी हैं अभी वर्तमान में पुष्पराजगढ़ के विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं सीधी टक्कर और सीधी टक्कर है। जी, तो सीधी टक्कर के रूप में आप देखते हैं और एक मजबूत और अच्छी टक्कर यहां पर देखने को मिलेगी। अजय नामदेव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहडोल से हमारे साथ हमारे सहयोगी। और चलिए आपको सीधे बालाघाट लिए चलते, जहां सम्राट सिंह सारस्वत जिनको उम्मीदवार घोषित किया है, सम्राट सिंह सरस्वार, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी निशांत ने। हमारी सीट कांग्रेस की जिले की मुझे मिली है और मैं पूरे ईमानदारी के साथ चुनाव लड़के ईमानदारी के साथ में जीतने का प्रयास करूंगा और जीतूंगा। और जीतने के बाद मैं जिस तरीके से आज तक ईमानदारी से चला हूं, उसी ईमानदारी से इस संसदीय क्षेत्र में अपना कार्य करके सबका विकास हो और विकास के साथ में हमारा जितने भी डेवलपमेंट है सेंट्रल से जो आते हैं और सेंट्रल के जो फंड आते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ का कोई ना कोई अच्छी उद्योग को डालने के लिए मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। धन्यवाद।
तो देखिए अब आपको लगातार दिखा रहे हैं राजगढ़ से। देखिए रोडमल नागर के खिलाफ बड़े कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह कांग्रेस के मैदान में आ चुके हैं। अनीता नागर सिंह चौहान रतलाम से, उनके सामने कांग्रेस से कांतिलाल भूरिया को मैदान में उतारा गया है। बड़ी और कड़ी टक्कर शंकर लालवानी इंदौर से, पूर्व सांसद अभी वर्तमान में सांसद हैं, और देखिए रिपीट किया गया उनके खिलाफ। अक्षय कांतिबम को उतारा गया कांग्रेस से। आलोक शर्मा भोपाल से, उनके खिलाफ कांग्रेस ने अरुण श्रीवास्तव को मैदान में उतारा है। भारती पारदी बालाघाट से, जिनके खिलाफ सम्राट सरस्वार कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। सम्राट सरस्वार को उतारा गया बालाघाट से। शहडोल से देखिए हिमाद्री सिंह, उनके सामने फुंदेलाल मार्को। फुंदेलाल मार्को एक बड़ा चेहरा, उनको टिकट दिया गया। अनिल फिरोजिया वर्तमान सांसद ही हैं, उनको रिपीट किया गया उज्जैन से उनके खिलाफ। महेश परमार जो कि पहले विधानसभा चुनाव में उनको टक्कर दे चुके थे, उनको उतारा गया। लता वानखेड़े सागर से, उनके खिलाफ गुड्डू राजा बुंदेला को टिकट दिया गया है। रीवा से देखिए जनार्दन मिश्र के सामने नीलम अभय मिश्रा को टिकट दिया गया है। ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, दोनों ही तरफ ब्राह्मण हैं। दर्शन सिंह चौधरी होशंगाबाद से, उनके खिलाफ संजय शर्मा को टिकट होशंगाबाद से दिया गया है। तो मंदसौर से देखिए सुधीर गुप्ता के सामने दिलीप सिंह गुर्जर को टिकट दिया गया है। कांग्रेस के दिलीप सिंह गुर्जर सामना करेंगे। जबलपुर से आशीष दुबे भारतीय जनता पार्टी से, और उनके खिलाफ दिनेश यादव को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। तो राजगढ़ से रोडमल नागर, जिनके खिलाफ कांग्रेस के दिग्गज नेता, सबसे अनुभवी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह टक्कर देते हुए नजर आएंगे। कांतिलाल भूरिया रतलाम से अनीता नागर सिंह चौहान के विरुद्ध चुनाव में खड़े हो रहे हैं। अक्षय कांतिबम नया चेहरा है, शंकर लालवानी को टक्कर देता हुआ नजर आएगा। तो तमाम बड़े नाम, आलोक शर्मा का एक बड़ा नाम, जिनके खिलाफ जो अब लड़ते हुए नजर आएंगे। अरुण श्रीवास्तव भोपाल से, दिग्विजय सिंह के खास माने जाते हैं अरुण श्रीवास्तव, उनको टिकट दिया गया है। तो देखिए कांग्रेस में 6 सीटों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस में 6 सीटों पर सस्पेंस बरकरार। विदिशा, ग्वालियर, गुना, मुरैना, यहां से अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है कांग्रेस ने। दमोह और खंडवा में भी सस्पेंस अभी भी बरकरार है। दमोह और खंडवा से कौन चुनाव लड़ेगा अभी भी सामने नहीं आ पाए। एक सीट खजुराहो गठबंधन के पास है। खजुराहो की जो सीट है वो गठबंधन के पास है। और जबलपुर से इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी दिनेश यादव जी जुड़ गए हैं। कांग्रेस से जिनको उम्मीदवार बनाया गया, दिनेश यादव जी। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका बंसल न्यूज पर, और बहुत बहुत बधाई आपको। जी थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए, आपको उम्मीद थी कि कांग्रेस आपको टिकट देगी? जी फुल उम्मीद थी मुझे मालूम था कि जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, हमारी चयन समिति के जो सदस्य थे, मुझसे जो सारी चीजें पे चर्चाएं कर रहे थे और जितना वो हम मूल्यांकन कर रहे थे, उससे मुझे पूरी उम्मीद थी कि मुझे इस बार अवसर मिलेगा। और इस बार चुनाव में मेरी ज्यादा दिलचस्पी थी। मैं आपकी जानकारी में दे दूं, 2009 में भी मुझे माननीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ने के लिए कह रहे थे, पर उस समय मेरी तैयारी नहीं थी, उस समय मेरी जिज्ञासा इतनी नहीं थी कि मैं चुनाव लड़ूं। पर इस बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि कांग्रेस की विपरीत स्थिति है, और विपरीत स्थिति में ही मैं चुनौती को स्वीकार करने में मुझे भारी आनंद था। इसलिए मैं चाह रहा था कि यह अवसर मुझे मिले लड़ने का। जी, तो आप कैसे देखते हैं, आप टक्कर को कैसे देखते हैं? आप बीजेपी के प्रत्याशी को कितनी बड़ी टक्कर दे पाएंगे? कितना कॉन्फिडेंस है आपको? टक्कर क्या, ये तो अपने लोगों के कार्य हैं। अब मुझे तो अपने कार्य पर भरोसा है। अगर ही मैं आम जनता के पिछली 40-42 साल से सेवा कर रहा हूँ, अगर जनहित में मैंने कुछ कार्य किए हैं, दुख सुख में मैं उनके साथ रहा हूँ, मेरा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उनसे कोई जुड़ाव रहा है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता मुझे आशीर्वाद और स्नेह देगी, क्योंकि मैं जानता हूँ जनता ही जनार्दन होती है प्रजातंत्र में, और वो जनता ही जो है भविष्य तय करती है हम सबके मूल्यांकन करके नेताओं का।
लेकिन आपको नहीं लगता काफी देर हो गई है, आपको अभी जनसंपर्क करने में बहुत कम समय बचा है? नहीं, मुझे कोई देर नहीं लगती, क्योंकि हम लोग जो है हमेशा एक सी तैयारी करके चलते हैं। हम लोग जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। हम लोग मौसम के हिसाब से अपनी स्पीड को घटाते बढ़ाते नहीं है। हमारा तो जो जीवन की शैली है या जो दिनचर्या है वो सुबह से शाम तक आम जनता के बीच में और उनके सहयोग में राजनीति के तौर पे जो जनभावना मन में है हम लोग वो कार्य करते हैं। राजनीति में तो हम लोग उसको प्रवेश मानते हैं, क्योंकि माध्यम राजनीति है, परंतु हम तो हमेशा जनता के बीच में ही रहा करते हैं। जी, आशीष दुबे जी को आप कितनी टक्कर दे पाएंगे? आपको कितना कॉन्फिडेंस है सर? आशीष दुबे जी का कितना क्या प्रभाव है ये तो अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, थोड़ा सा समय निकलने दीजिए। पर मुझे भरोसा है कि पब्लिक जो है काम करने वालों को और जो उनके पीछे लड़ते रहते हैं, समस्याओं मुद्दों को उठाते हैं, उनके दुख दर्द में शामिल रहते हैं और उनकी तकलीफों को अपनी तकलीफ समझते हैं, वो मेरे साथ होगी। जी, आपको कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी का डर नहीं है? किसी तरह का कोई अंदर डर नहीं है? क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में आप क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में और कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, कांग्रेस पार्टी में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। जो लोग भाजपा में जा रहे हैं वो या तो किसी डर या लालच के शिकार हैं, इसलिए वो जा रहे हैं, और वो ही बार जा रहे हैं। उनके साथ कोई कार्यकर्ता या थोड़ी जा रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आह्वान करते फिर रहे हैं कि कांग्रेस के बूथ के कार्यकर्ताओं को जोड़ो। मतलब वो भाजपा के कांग्रेस के नेताओं को जरूर ले रहे हैं, परंतु वो देख रहे हैं कि इनके साथ कार्यकर्ता कांग्रेस का नहीं आ रहा है, नेता ही बार आ रहे हैं। तो वो तो खुद ही बात को चाह रहे थे कि कांग्रेस और कांग्रेस का जो बूथ का कार्यकर्ता है, जो हमारा मूल कार्यकर्ता है, जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, वो आज भी विषम परिस्थितियों में अपने बल पर खड़ा है और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सर, कार्यकर्ता भी ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी नामों का ऐलान हो जाए ताकि जो है बाहर जनसंपर्क करने में दिक्कत न हो, लेकिन पेच फंसा हुआ था। कहीं ना कहीं नामों में विरोधाभास भी दिखाई दे रहा था और कहीं कहीं सहमति नहीं बनती हुई दिखाई दे रही थी। इसके पीछे कोई खास कारण आपको दिखाई देता सर? कार्यकर्ताओं में उत्साह और उमंग रहता है, क्योंकि भाजपा ने 25 दिन पहले इस सीट को घोषणा कर दी थी। तो जो कार्यकर्ता होते हैं उनके मन में बात रहती है कि हमारा भी प्रत्याशी जल्दी हमारे सामने आ जाए, ताकि हम भी अपने उत्साह और उमंग के साथ और उनकी चर्चा करने लगे, बात करने लगे। तो ये तो कार्यकर्ताओं का अपने उमंग और उत्साह के लिए जिज्ञासा रहती है। दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज से बात करने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको टिकट मिला है, आप चुनाव लड़ेंगे। और चलिए, इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अक्षय कांति बम, बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर आपका, और सबसे पहले तो आपको बधाई देते हैं कांग्रेस का उम्मीदवार बनने की। हेलो जी, अक्षय जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज का। जी, और बधाई देते हैं आपको इंदौर से प्रत्याशी बनने की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कब आपको अंदाजा था कि आपको टिकट मिल जाएगा अक्षय जी? ऐसा लग तो रहा था कि जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व काम कर रहा था और जिस तरह से फीडबैक आ रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि मिलना चाहिए टिकट। शंकर लालवानी जी एक आपके वर्तमान के सांसद हैं और उनके खिलाफ आपको ये टिकट मिला है, कितना आशान्वित है, कितनी बड़ी टक्कर आप देखते हैं? अच्छी बड़ी टक्कर होगी। अगर शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा करा है और एक युवा और शिक्षित आदमी को दिया है, तो आप मान के चलिए कि बहुत अच्छा चुनाव होने वाला है। जी, आप एक युवा है और यहाँ से मांग की जा रही थी किसी सीनियर लीडर को यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए, पेच फंसा हुआ था। ऐसे में आपको क्या लगता है कि एक युवा नेतृत्व सामने आना चाहिए और कांग्रेस जिस वक्त जिस परिस्थिति में है, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है? बिल्कुल सही कह रहा है आपका, ये युग का बदलाव है। अगर आप देखेंगे कि प्रदेश स्तर पे भी उमंग भैया को और जीतू भैया को नेतृत्व दिया गया है, और जिस तरह से उनकी उम्र है और जिस तरह से वो पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो शहर में उनने मुझे आगे बढ़ाया, तो उनके नेतृत्व को मैं सलाम करता हूँ और उनकी आशाओं पर खरा उतरूंगा, ऐसा मैं विचार रखता हूँ। बिल्कुल। अक्षय जी, एक सवाल और है, बहुत इंतजार के बाद ये लिस्ट जारी हुई, आपको बहुत कम समय मिला है प्रचार करने के लिए, आपको नहीं लगता ये बहुत कम समय, बीजेपी बहुत आगे निकल चुकी है इस बारे में? 53 दिन मिले हुए हैं और 53 दिन अगर आदमी को काम करने के लिए मिलते हैं 8 विधानसभा में, तो ये बहुत सफिशिएंट टाइम होता है पूरी टीम को साथ में रख के अपनी बातें घर घर तक पहुंचाने के लिए। तो आपको लगता है कि
आपके पास पर्याप्त समय और एक मजबूत आप टक्कर देंगे। बिल्कुल। चलिए चलिए अक्षय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बंसल न्यूज से बात करने के लिए, और शुभकामनाएं, आपको टिकट मिला है और आप मेहनत करेंगे और निश्चित तौर पर। और दमोह और खंडवा को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। अरुण यादव क्या टिकट यहां से मिलेगा या फिर वो गुना से लड़ते हैं, इसीलिए इन दोनों ही सीटों पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। अब तक 22 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, 6 सीटों पर अभी सस्पेंस बरकरार है, होल्ड पर 10 पहली लिस्ट में, दूसरी में 12 प्रत्याशियों के नाम, कुल हो गए 22 प्रत्याशी लगातार सूची पर सूची। बीजेपी सभी 29 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी 29 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन कांग्रेस में अभी भी 6 सीटों पर सस्पेंस बरकरार है। विदिशा, ग्वालियर, गुना, मुरैना, इसके अलावा अगर बात करें तो दमोह और खंडवा में भी सस्पेंस लगातार बरकरार है। एक सीट खजुराहो जो कि गठबंधन को दी गई है, तो गठबंधन के पास खजुराहो की सीट है, लेकिन बाकी की सीटों पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। 22 सीटों पर कांग्रेस अभी तक प्रत्याशी उतार पाई है, लगातार मंथन के दौर के बावजूद। तो पहली लिस्ट में 10, दूसरी में 12 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा। तो 29 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को उतार चुकी है, लेकिन अब 22 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को उतार चुकी है। 6 सीटों पर अभी भी सस्पेंस लगातार बरकरार है।